और नागरिकता संशोधन बिल पर अमित शाह लोकसभा में बोल रहे हैं, सीधे आपको लेकर चलते हैं। के बारे में आशंका व्यक्त की है और पूर्वोत्तर के लोगों की भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान की रक्षा के लिए भी हमारी प्रतिबद्धता है। मान्यवर, आज जो मैं बिल लेकर आया हूं, वो बिल हमारी वो घोषणा पत्र के अनुरूप है जिसको इस देश की 130 करोड़ की जनता ने मोदी जी के मैंडेट के साथ अप्रूव किया और सालों की मांग है। इसमें पार्टी की आइडियोलॉजी से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। सदन लाखों करोड़ों लोग वहां से धकेल दिए गए। कोई आदमी अपना देश वैसे ही नहीं छोड़ता है। देश छोड़िए जनाब, गांव नहीं छोड़ता है। कितने प्रताड़ित हुए होंगे, कितने दुखी हुए होंगे, कितने अपमानित हुए होंगे, तब जाकर वो देश छोड़कर यहां शरण में आए। और इतने सालों से उनको ना मताधिकार है, ना उनको शादी का अधिकार है, ना उनको सरकारी नौकरी का अधिकार है, ना घर खरीदने का अधिकार है, ना शिक्षा का अधिकार है, ना स्वास्थ्य का अधिकार है। मान्यवर, लाखों करोड़ों लोग नर्क की यातना के अंदर जी रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये बिल आने के बाद उनको सम्मान मिलेगा, उनको अधिकार मिलेगा और इसमें किसी का कोई अधिकार हम नहीं छीन रहे। मैं बाद में इस विषय पर आऊंगा। आप सबकी बात सुनने के बाद जब मैं जवाब दूंगा तब एक एक चीज का जवाब दूंगा। मगर मेरा सभी पक्ष और विपक्ष से, सभी सांसद महोदयों से एक आग्रह भरा विनंती है कि चर्चा को शांति से सुने और चर्चा में शांति से हिस्सा लें। जब कोई खड़ा होता है, अपने विचार के अनुकूल नहीं बोलता है, तो टोका टोकी करना, बिठा देना, मैं नहीं मानता ये महान सदन की गरिमा के अनुरूप है। सुबह मैंने शांति से आप सबको सुना। जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ, बीच बीच में खड़े हो जाते थे। भैया मुझे भी तो सुनो, मैं भी तो सांसद हूं। 18 लाख लोगों ने मुझे भी चुनकर भेजा है। ऐसा कैसे चलेगा कि आप मुझे नहीं सुनोगे? तो मेरा सबसे निवेदन है कि हम चर्चा के अंदर जो हिस्सा ले वो सदन की गरिमा के आधार पर ले। मान्यवर, हमने ये बात सही है कि विविधता में एकता ही हमारा सबसे ज्यादा बड़ा स्ट्रांग देश को एक रखने का मंत्र है। सहिष्णुता हमारा गुण है। मान्यवर, कभी भी इस देश ने सीमाओं को लांघकर कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। 10,000 साल का इतिहास है मान्यवर। यहां से सेना कभी हमारी सेना इसके बाहर नहीं गई। सहिष्णुता हमारा गुण है। बदलाव को हमने खुलेपन से स्वीकार किया है मान्यवर। ये इसी कारण ये देश इतनी सदियों से चला है। बदलाव को हम स्वीकार करते हैं, बदलाव को समाहित करते हैं अपनी संस्कृति के अंदर और संस्कृति की यात्रा को और आगे ले जाते हैं मान्यवर। सामूहिक चित्त और मानस हमारी संस्कृति का अविभाज्य हिस्सा है मान्यवर। और ये बिल उसी को परिव्याख्यायित करने वाला बिल है मान्यवर। मित्रों, मान्यवर, मैं फिर से एक बार कहता हूं कि 15 अगस्त 1947 को आजादी को बाद हमारी संविधान सभा ने पंथ निरपेक्ष राज्य की जो स्वीकार किया, इसका भारतीय जनता पार्टी और हम सब साथी दल हृदय से सम्मान भी करते हैं, इसको स्वीकार भी करते हैं और उसको आगे ले जाने के लिए हम लालायित भी हैं। हम सब पंथ निरपेक्षता को स्वीकार करते हैं। किसी धर्म के आधार पर, पंथ के आधार पर किसी के साथ किसी भी प्रकार की इसके साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, इसके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। संविधान की ये स्पिरिट को मान्यवर हम स्वीकार कर रहे हैं। और मान्यवर, मगर किसी भी सरकार का ये तो कर्तव्य है कि देश की सीमाओं की सुरक्षा करे, देश के अंदर आते हुए घुसपैठियों को रोके, शरणार्थियों और घुसपैठियों की अलग अलग पहचान करे। ये भी तो राज्य का कर्तव्य है, वरना क्या ये देश सबके लिए खुला छोड़ देंगे? जो बात करते हैं मैं उनको पूछना चाहता हूं मान्यवर, कौन सा देश ऐसा है जिसने नागरिकों को नागरिकत्व, बाहर के लोगों को नागरिकता का अधिकार देने के लिए कानून नहीं बनाया है? दुनिया में कोई ऐसा देश भला हो सकता है क्या? कोई नहीं हो सकता मान्यवर। लिबरल से लिबरल देश
अपना कानून बनाया, हमने भी बनाया है मान्यवर, और हमने इसीलिए संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया है और एकल नागरिकता के प्रावधान को अनुच्छेद 5(11) में इसका प्रावधान किया है। मान्यवर, आज जो मैं बिल लेकर आया हूं, सुबह इसको सदन में रखने के पहले ढेर सारे सदस्यों ने इसका विरोध किया कि हम ऐसा नहीं कर सकते। आर्टिकल 14 का वायोलेशन होता है। मान्यवर, इस देश में बहुत बार ऐसा हुआ है, मैं बताना चाहता हूं, और जो लोग आज विरोध कर रहे हैं उनके शासन के समय में ही हुआ है, उन्होंने ही किया है। शायद अपनी सरकारों के कामों को ढंग से पढ़ लेते तो शायद न बोलते। मैं आपको बताता हूं, सन 47 में जितने भी शरणार्थी आए सबको भारत के संविधान ने स्वीकार कर लिया, स्वीकार करा है हमने। हर जगह पे रहते, शायद ही हिंदुस्तान का कोई गांव ऐसा होगा जहां पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी न रहते हो। कई लोग इस देश में बड़े बड़े पद पर बैठे, मनमोहन सिंह जी भी उसी कैटेगरी में आते हैं, श्री लालकृष्ण आडवाणी भी उसी कैटेगरी में आते हैं। मानवर, हमने स्वीकार किया था, उनको नागरिकता दी थी, तभी तो वो देश के उप प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री बन पाए, बड़े बड़े उद्योगपति बने, इस देश की विकास की यात्रा में अपना योगदान दिया, इस देश की विकास की यात्रा को आगे बढ़ाएं। इसके बाद में 71 बीच में 59 में दंडकारण्य योजना आई। या माता साहब बैठे हैं जो अभ्यास करते हैं, उनको मालूम होगा क्या थी दंडकारण्य योजना। ये भी शरणार्थियों को नागरिकता देने का था। 71 की लड़ाई के बाद जब इंदिरा जी ने बहुत राइटली इंटरवीन कर बांग्लादेश की रचना करी, रचना करने में भारत की सेना ने सहायता की, क्योंकि वहां बहुत प्रताड़ना हो रही। और बांग्लादेश की रचना के बाद 71 तक के सारे शरणार्थी जो आए थे उनको यहां शरण भी दी गई, नागरिकता भी दी गई। मान्यवर, किसी ने विरोध नहीं किया, हमारी पार्टी ने भी विरोध नहीं किया। इस देश की करोड़ों की जनता ने 5 पैसे का बांग्लादेश का एक अलग टिकट सालों तक लगाया। मान्यवर, उनके निर्वहन के लिए, इसके बजट का जो उसका बोझ आता था उसके निर्वहन के लिए 5 पैसे का एक अलग टिकट हम पोस्ट पर लगाते थे, आप सभी को याद होगा। उसके बाद युगांडा में ईदी अमीन का शासन आया, भारतीयों को निकाल दे गए, फिर से सामूहिकता से नागरिकता दी गई। लंका क्राइसिस में भी काफी सारे भारतीय जो वहां गए थे उनको नागरिकता दे दी गई। 1985 में आसाम एकॉर्ड हुआ, राजीव गांधी और आसाम के छात्र नेताओं के बीच में हुआ, उसमें फिर से 71 तक आसाम में जितने भी लोग थे सबको नागरिकता दे दी गई। और उस वक्त किसी ने विरोध नहीं किया, हमने भी नहीं किया था, क्योंकि हम समझते थे कि समय की जरूरियत है और हमारे देश के जो लोग हैं वो कहां जाएंगे। हमने विरोध नहीं किया। और आज जब हम बिल लेकर आए हैं तो कृपया इसको राजनीतिक पार्टी के आधार पर मत देखिए। जो करोड़ों नागरिक आ गए हैं यहाँ पर, करोड़ों है जो नर्क की यातना में जी रहे हैं। मैं बंगाल के सभी सांसदों को तो विशेष रूप से कहना चाहता हूं, वो भी इस डिबेट को देखते हैं, उनको भी आशा है आपसे कि आप उनकी नागरिकता का समर्थन करोगे।